सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर भारत की सरकार ने क्या आपत्ति जताई है और भारत ने अपनी स्टेटमेंट से सबको कैसे चौंका दिया। बेटे की इथेनॉल कंपनी के ऊपर नितिन गडकरी ने क्या सफाई दी है। इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में भारत को क्या रैंकिंग मिली है और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस वाली नायरा एनर्जी की मदद के लिए भारत की सरकार ने क्या स्टेप उठाया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और सऊदी अरब के बारे में। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने आपस में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है एंड इस एग्रीमेंट के बारे में जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें लिखा गया है कि अब आज के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों में से किसी भी देश के ऊपर अगर हमला हुआ तो वो दोनों देशों के ऊपर माना जाएगा। यानी सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान डिफेंस के लिए आएगा और अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो सऊदी अरब डिफेंस के लिए आएगा। टू बी प्रिसाइज, थर्ड कंट्री के अगेंस्ट डिफेंस के लिए अब सेना भेजने का प्रस्ताव है या फिर नहीं, ये तो खैर पब्लिक स्टेटमेंट में नहीं बताया गया है, लेकिन एक देश के ऊपर हमला दोनों देशों के ऊपर हमला माना जाएगा, ये जरूर लिखा गया है। अब इस एग्रीमेंट से सऊदी अरब को तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी मिल गई है। कल को इजराइल, ईरान या फिर हुदीस के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की सैन्य मदद ओपन हो गई है। लेकिन पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट से क्या अचीव किया है वो किसी को नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जो इस साल की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रैंकिंग्स है उसके अकॉर्डिंग भारत की सेना दुनिया की चौथे सबसे मजबूत सेना है। पाकिस्तान की सेना का रैंक है 12वां और सऊदी अरब की सेना का रैंक है 24वां। इवन ताइवान, यूक्रेन और ईरान की सेना भी सऊदी अरब से स्ट्रांग मानी जाती है और रैंकिंग्स में सऊदी अरब से ऊपर है। कहने का मतलब है कि $2-4 बिलियन के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब के रूप में एक बहुत ही बड़ी लायबिलिटी अपने नाम कर ली है। वहीं पर ये भारत के लिए तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये डील फ्यूचर में पाकिस्तान को कई सारे अनवांटेड वॉर्स में धकेल सकती है। गल्फ वॉर के समय भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद के लिए अपनी सेना को भेजा था एंड अगेन आज वही चीज रिपीट होते दिखाई दे रही है। नो डाउट कि ये डील साइन करवाने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल प्लस मिलिट्री लीडरशिप के बैंक अकाउंट्स में $बिलियन डाल दिए होंगे। अब जैसी एग्रीमेंट अनाउंस हुआ उसके 12 घंटे के अंदर ही भारत की सरकार ने भी इसके ऊपर एक रिएक्शन दे दिया है, जिसके बारे में इस समय सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर भारत सरकार ने जो स्टेटमेंट रिलीज की है उसमें भारत ने कहा है कि भारत की सरकार इस बात से अवेयर थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये एग्रीमेंट अंडर कंसीडरेशन है। यानी कि भारत की सरकार को इस बात की पहले से जानकारी थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान इस तरह का कोई एग्रीमेंट साइन करने के बारे में विचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने से पहले ही भारत को इन्फॉर्म करके हमें लूप में ले लिया था एंड हो सकता है कि ऐसा इसलिए किया गया हो ताकि भारत नाराज ना हो और इसके ऊपर भारत की कोई आपत्ति जो भी है उनको दूर करके ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ साइन किया हो। पहले से पता होने के बाद भारत की सरकार ने दूसरी बात ये भी मेंशन की है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, ये भारत के ऊपर कैसे असर करेगा और हमारी नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी और ग्लोबल स्टेबिलिटी के ऊपर इस एग्रीमेंट का क्या असर पड़ेगा उसको हम स्टडी करेंगे और भारत उसका आंकलन करेगा और सभी डोमेन्स में भारत के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे भारत वो सभी कदम उठाएगा, ये कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का। अब देखा जाए तो ये भारत के साथ साथ इजराइल और अमेरिका में भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस एग्रीमेंट के ऊपर काफी डिबेट्स हो रही हैं, क्योंकि रिसेंटली इजराइल ने बिना अमेरिका की परमिशन के मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब के पड़ोसी में स्थित कतर के ऊपर स्ट्राइक्स करके बॉम्बिंग कर दी थी और माना जा रहा है कि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट इसलिए साइन किया है ताकि अगर इजराइल सेम एग्रेशन सऊदी अरब के ऊपर दिखाता है तो पाकिस्तान मदद करने के लिए सामने आ जाए। इसके अलावा कई सारे इंटरनेशनल सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सऊदी अरब के बाद मिडिल ईस्ट के और भी कई सारे देश पाकिस्तान के साथ इस तरह का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं और कतर भी इस लिस्ट में शामिल है जिसके ऊपर रिसेंटली इजराइल ने हमला किया था। अगर सऊदी अरब के बाद कतर भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करता है तो फिर उसके बाद यूएई, कुवैत, बहरीन वगैरह ये सब जो अरब देश हैं ये सारे के सारे पाकिस्तान के साथ 1 by 1 म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के लिए सामने आ जाएंगे और बदले में पाकिस्तान को कई $बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। एंड आपको पता है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार उनका क्या इस्तेमाल करती है। सऊदी अरब इस समय मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल देश माना जाता है और न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि सबसे पावरफुल मुस्लिम कंट्री माना जाता है, इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि सऊदी अरब पाकिस्तान इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बाद एक और स्टेप क्लोज आ गए हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए मिडिल ईस्ट में ये बहुत ही बड़ी जीत है और इसके पीछे एक ही कारण है और वो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन से लैस होना, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होना। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के कारण ही आज सऊदी अरब और बाकी अरब देश पाकिस्तान को एंटरटेन कर रहे हैं और ऐसे एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जिसके ऊपर भारत को भी आपत्ति हो सकती है। हालांकि इस एग्रीमेंट का असली टेस्ट तब होगा जब इजराइल सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा या फिर भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर दोबारा से एयर स्ट्राइक्स करेगा। तब कौन सा देश किसके डिफेंस में आता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा।
एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बारे में डिफेंस एक्सपर्ट्स इस समय बात कर रहे हैं वह पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि सेम इसी तरह का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का क्लॉज नाटो कंट्रीज के एग्रीमेंट में भी है, जिसके चलते अमेरिका ने कई सारी नाटो कंट्रीज के अंदर वहां पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय किया हुआ है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या म्यूचुअल डिफेंस के नाम के ऊपर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी सऊदी अरब में डिप्लॉय करेगा या फिर नहीं, या फिर सिर्फ सेना को डिप्लॉय किया जाएगा, यानी कि केवल बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे। एंड अगर पाकिस्तान सऊदी अरब में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने के बारे में सोचता भी है तो इसमें इजराइल और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि इस एग्रीमेंट के बाद भारत और इजराइल की डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन और मजबूत होने के चांसेस लग रहे हैं और फ्यूचर में काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एशिया कप को लेकर। पिछले कल पाकिस्तान और यूएई का मैच था और पाकिस्तान की टीम ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था और कंडीशन रखी थी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी की पोस्ट से हटा दिया जाए। पाकिस्तान की टीम स्टेडियम भी 1 घंटा लेट पहुंची थी और होटल से भी स्टेडियम नहीं आ रही थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड धमकी दे रहा था कि वो एशिया कप को बीच में छोड़कर अपनी टीम को वापस पाकिस्तान ले जाएंगे। लेकिन लास्ट में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फाइन का अमाउंट बताया गया, पीसीबी ने वो सुनते ही अपनी टीम को तुरंत मैच खेलने के लिए भेज दिया और न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के एशिया कप को बीच में छोड़कर जाने का $16 मिलियन का फाइन तय किया गया है, जो कि इंडियन रुपीस में 141 करोड़ रुपीस बनता है और पाकिस्तानी रुपीस में 454 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा अमाउंट बनता है। अभी जो 450 करोड़ रुपीस का अमाउंट है ये पाकिस्तान की सरकार के लिए भी बहुत ही बड़ा अमाउंट है। फिर यहाँ तो पीसीबी की बात हो रही है। इसलिए फाइन सुनने के बाद ही पाकिस्तान ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी से हटाने की डिमांड को वापस ले लिया। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ही रहे और पाकिस्तान यूएई का मैच 1 से 1.5 घंटे लेट स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान की टीम ने मैच पिछले कल जीत लिया है और 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का दूसरा मैच होने वाला है। वैसे आप नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को देख रहे हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की रिफाइनरी नायरा एनर्जी के बारे में, जिसके ऊपर कुछ हफ्ते पहले यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगा दिए थे। नायरा एनर्जी की 49% की हिस्सेदारी रशियन ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट की है, जिसकी वजह से इसके ऊपर सैंक्शंस लगे थे। अब मसला ये है कि नायरा एनर्जी कंपनी भारत की टोटल क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी का 8% मार्केट शेयर को होल्ड करती है और भारत का 7% रिटेल फ्यूल नेटवर्क नायरा एनर्जी के पास है। ऐसे में नायरा एनर्जी अगर फेल होती है तो भारत में फ्यूल क्राइसिस खड़ा हो सकता है। इसलिए नायरा एनर्जी की मदद के लिए अब खुद ही भारत सरकार सामने आ गई है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के बाद भारत के कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स ने नायरा एनर्जी के साथ ट्रांजैक्शंस और पेमेंट्स को रोक दिया था, जिसके कारण नायरा एनर्जी को रिफाइंड प्रोडक्ट्स को सेल करने या एक्सपोर्ट करने की पेमेंट रिसीव करने में काफी ज्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ रही थी। कंपनी के ऑपरेशंस प्रभावित हो रहे थे, जिसके बाद नायरा एनर्जी ने मदद मांगी थी भारतीय सरकार से। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार और वित्त मंत्रालय ने इस मामले में दखल दिया है और यूको बैंक को, जो कि एक सरकारी बैंक है, इस बैंक को नायरा एनर्जी की पेमेंट ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए कहा गया है। यूको बैंक इससे पहले सैंक्शन हिट ईरान और वेनेजुएला के साथ भी ट्रेड पेमेंट्स और उससे संबंधित ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट कर चुका है। इसलिए एक्सपीरियंस होने के कारण इस बार अगेन यूको बैंक को नायरा एनर्जी को फैसिलिटेट करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल पिछले कुछ समय से काफी सारी न्यूज निकल कर आ रही थी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का मेजर फायदा नितिन गडकरी के बेटों की कंपनी ने उठाया है और उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए ही नितिन गडकरी इथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट कर रहे हैं और इसका टारगेट जल्दी से अचीव करने के पीछे भी यही कारण था। अब इसके ऊपर नितिन गडकरी सर का भी एक बयान सामने आ गया है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी सर ने सफाई देते हुए बोला है कि उनके बेटे की कियान एग्रो कंपनी तब की बनी है जब इथेनॉल ब्लेंडिंग का सिस्टम भारत में अडॉप्ट भी नहीं किया गया था एंड आज जाकर कंपनी इथेनॉल को बना रही है जो अब उनके बेटे मैनेज करते हैं, लेकिन उसका शेयर पूरे देश की इथेनॉल प्रोडक्शन का 0.5% से भी कम है। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि भारत में 450 से लेकर 500 इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज है और इथेनॉल के टेंडर्स और प्राइसेस कैबिनेट डिसाइड करती है। कुछ लोग झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर पेड कैंपेन के थ्रू फेक न्यूज फैला रहे हैं कि उनको इथेनॉल ब्लेंडिंग से पर्सनल फायदा हो रहा है। गडकरी ने आगे कहा कि एक तरफ लोग चाहते हैं कि देश अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर आत्मनिर्भर बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के फायदे इंपोर्ट्स के साथ ही चिपके हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो उनके बेटे की कंपनी का जो रेवेन्यू अचानक से इतना ज्यादा बढ़ गया है, नितिन गडकरी सर ने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला है। वैसे आप नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप इथेनॉल ब्लेंडिंग के पक्ष में हैं, क्या आप इथेनॉल ब्लेंडिंग को सपोर्ट करते हैं, हाँ या फिर ना। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।